नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित श्रृंखला भारत विभाजन का सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विभाजन के दौरान खून खराबे की एक से एक भयानक और दिल दहलाने वाली मिसालें हैं कायम आपको मिल सकती हैं। इनके बारे में बहुत सारे चर्चाएं आपने सुनी होंगी, किस्से सुने होंगे, पढ़े होंगे हिंदी उर्दू के लिटरेचर में। लेकिन जम्मू में लगभग हजारों मुसलमानों का जो कत्लेआम करवाया गया था उसी दौरान, वो सबसे भयानक है। एक बड़ा नरसंहार था। इस नरसंहार को डोगरा रियासत के महाराजा हरि सिंह ने करवाया था। इस कत्लेआम में हरि सिंह की फौज तो शामिल थी ही, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदूवादी संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और ये एक ऐसा नरसंहार है जिसके बारे में बहुत ज्यादा विवाद भी नहीं है कि ये सब नरसंहार हुआ था या नहीं हुआ था, करवाया गया था या नहीं करवाया गया था, या आरएसएस की भूमिका इसमें थी या नहीं थी। ये लगभग विवाद से परे है। इस नरसंहार का सबसे बड़ा मकसद ये था कि जम्मू क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी कम कर दी जाए। उस समय जम्मू जो प्रांत था डोगरा रियासत का, वो मुस्लिम बहुल था और उसकी डेमोग्राफी को चेंज करना मकसद था हरि सिंह का, और उन्होंने इस मकसद को हासिल भी किया। आज हम सब जानते हैं कि जम्मू हिंदू बहुल इलाका बन चुका है। तो विभाजन के दौरान हरि सिंह ने ये चाल क्यों खेली, ये नरसंहार क्यों करवाया, इसमें ये तमाम संगठनों की भागीदारी क्यों थी, और कैसे मुसलमान मारे गए, कितने भाग गए, इन सब के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बातचीत करने का हमारा मकसद ये है कि हम इन घटनाओं के बारे में सही तथ्यों के साथ जाने, गुमराह ना हो, एक, और दूसरा इनसे सबक लें कि किस तरह से जो सत्ता होती है वो अपने लिए इस तरह की घटनाओं को, हादसों को अंजाम देती है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी का। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रोफेसर पुनियानी, स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेकर, ये एक हमें पार्टीशन में ऐसी बहुत मिसालें नहीं देखने को मिलती हैं। हालांकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो शासक थे वो भी दंगाइयों का सहयोग कर रहे थे, कई जगह ब्रिटिशर्स सहयोग कर रहे थे, और यहाँ लेकिन एक रियासत के प्रमुख इस तरह से पूरी घटना को अंजाम देते हैं। ये मेरे ख्याल से पार्टीशन की सबसे बड़ा नरसंहार होगा। जी, इसका आपने बहुत अच्छे से इसकी पृष्ठभूमि दे दी है, किस किस का क्या रोल था। थोड़ा सा और इसमें मैं ऐसा जोड़ दूं कि महाराजा हरि सिंह जो थे वो डोगरा थे, और उनकी पूरी रियासत, जिसके दो मुख्य थे, कश्मीर वैली और जम्मू। और कश्मीर वैली में तो खैर मुसलमानों की संख्या मेरे ख्याल से 90% के आसपास होगी, और जम्मू में वो 63% से ऊपर थे। यानी जम्मू में भी वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। अब हरि सिंह को ऐसा लगा कि अगर जम्मू में डेमोग्राफी, जैसे आपने कहा, डेमोग्राफिक चेंज हो जाए तो कम से कम वो हिंदू मेजॉरिटी हो जाएगा। उसका बॉर्डर पंजाब से लगता है, तो पंजाब के साथ हमारे संबंध ये हो जाएंगे। तो उसके पीछे उनका एक वो मकसद था। अब खैर हरि सिंह का वैसे तो बाद में पार्टीशन के समय जो रोल था वो हम देखेंगे, क्योंकि वैसे तो वो न भारत से मिलना चाहते थे न पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, पर वो निश्चित करना चाहते थे कि उनकी रियासत के अंदर जो कम से कम एक प्रांत हो जहां मुस्लिम मेजॉरिटी ना हो। तो इसके चलते उन्होंने जो घटनाएं उस समय हमने देखी हैं कि जैसी पार्टीशन पास में आ रहा था, लोगों में एक नफरत का माहौल पहले से बढ़ता जा रहा था। नफरत का माहौल बढ़ते जा रहा था, और इसी के चलते कुछ कुछ थोड़े बहुत माइग्रेशंस भी चालू हो गए। आपको एक बात बता दूं कि जैसे ये घटनाएं जो आप बता रहे हैं, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 1947 में हुई, 1947 में हुई। और मार्च से कुछ रिफ्यूजीज़, कुछ हिंदू रिफ्यूजीज़ ये पाकिस्तान से जम्मू में आए। पाकिस्तान से जम्मू में आए, और तो उन्होंने बताया कि वहाँ कितना भीषण इन लोगों पर अत्याचार हुआ। उसने एक आधारशिला रख दी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की। फिर भी मुसलमान मेजॉरिटी में थे, तो एक ये आधारशिला रखने के बाद जो डोगरा फौज थी, डोगरा फौज ने पूरी तौर से
इसका फ़ायदा उठाया हरि सिंह के निर्देश पे, और उन्होंने उसमें आरएसएस के स्वयंसेवक और दूसरे जो सांप्रदायिक संगठन हैं उनको भी सब जोड़ा। अब यहाँ थोड़ा और हम समझ लें कि उस समय जैसे महाराजा हरि सिंह ये किसी से नहीं मिलना चाहते थे। वहाँ एक थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक भाग थी जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। पर जहाँ तक जम्मू मैसेकर का सवाल है, उसमें तो मुख्य रूप से महाराजा हरि सिंह और हिंदू सांप्रदायिक ताकतों का मुख्य रूप से रोल था। और जैसे आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा भयावह जो चीज़ें होती हैं, इससे दो चीज़ें हुई। एक तो अलग अलग स्टडीज़ हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने अलग अलग नंबर दिए हैं। 20,000 से लेके 2,20,000 तक का आंकड़ा है। यानी कई कहते हैं कि 20,000 लोग मारे गए, कई कहते हैं 2,20,000 लोग मारे गए। अलग अलग स्कॉलर्स के अलग अलग वर्जन है, पर इतना मान लिया जा सकता है कि करीब 1 लाख के करीब मुसलमान मारे गए होंगे। ये एक। और दूसरा क्या होता है कि जब भी इस प्रकार के दंगे होते हैं, जो मारे जाते हैं वो तो मारे जाते हैं, उसी के साथ जो माहौल खड़ा हो जाता है उससे माइग्रेशन बहुत हो जाता है। और जो माइग्रेशन मतलब वहाँ से लोगों का पलायन, तो में लाखों मुसलमान वहाँ से भागकर वो पाकिस्तान के रावलपिंडी और दूसरे शहरों में गए, जिससे जम्मू का जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो 63% मुस्लिम से कम होकर वो 36 तक आ गया, और अभी तो मेरे ख्याल से वो और भी उससे कम हो गया है। तो ये इसका जो उद्देश्य था, ये राजा हरि सिंह भी, उनकी भी जो भी कैलकुलेशन हो, राजाओं के अपने कैलकुलेशंस रहते हैं, वो अपने प्रांत के अंदर एक कम से कम ऐसा इलाका देखना चाहते थे जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी ना हो। और ये इतना भयावह था, ये इतना भयावह था। और दूसरी बात क्या है कि इसकी अंडर रिपोर्टिंग हुई। और उस समय ऐसा कहते हैं कि इसके बाद नेहरू एक बार शेख अब्दुल्ला से मिलने आए। दोनों को पता था कि जम्मू में इतना भयंकर नरसंहार मुसलमानों के खिलाफ हुआ है, पर दोनों ने इस बारे में और चुप्पी इसलिए साधी कि अगर इस बात को सामने लाएं तो और पूरी घाटी में और एक प्रकार से खून खराबा हो सकता है। उसके प्रतिरोध में दूसरे वो जो अल्पसंख्यक हैं वो मारे जा सकते हैं। तो उसके पीछे केवल यही इरादा था कि जो घटना हो गई है उसको वहीं तक सीमित रखा जाए, और ये इसका दुष्परिणाम, क्योंकि वो एक चेन रिएक्शन के रूप में आता है, तो फिर एक उसका माहौल बन के अल्पसंख्यकों पे अत्याचार न हो, ये उसके लिए लोग चुप रहे। और दिसंबर 1947 में, मेरे ख्याल से 25 दिसंबर को, महात्मा गांधी ने अपने एक बयान में कहा कि जम्मू में भयंकर कत्लेआम हुआ है और इस कत्लेआम के लिए मैं पूरी तौर से कश्मीर के महाराजा को दोषी ठहराता हूँ। अब गांधी काफ़ी इस बारे में निष्पक्ष थे और उनकी भूमिका पे कोई सवाल उठाने का ये नहीं होता, क्योंकि लोग कहेंगे कि ज़्यादातर वो जहाँ मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे थे वहाँ जा रहे थे, जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे थे वहाँ नहीं गए। तो पहली बात तो ये जम्मू की बात इतनी तो भी सीक्रेट नहीं होगी, भले इसका ओवर प्रोजेक्शन नहीं था, पर महात्मा गांधी वहाँ नहीं जा पाए, नंबर एक। और दूसरा, उन्होंने बाद में जब वो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स की बात होती है और नोआखली की बात होती है, तो उस समय तक गांधी का जो मन था पूरी तरह से दुखी हो चुका था, और वो इसलिए देश को आज़ादी मिल रही है ये बात नेहरू पटेल पर छोड़कर वो ज़्यादातर इसी आग को बुझाने के लिए लगे रहे। और एक इसमें अंतिम पॉइंट हम जोड़ देते हैं कि भारत के जितने नरसंहार हुए उसमें एक बात तो ये है कि जो बेस लाइन, जो इसकी आधारशिला रखी थी, वो वहीं से रखी थी। मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, चर्चा हमने की है, और ये सांप्रदायिकताओं ने दूसरी कम्युनिटी के प्रति नफरत का माहौल बहुत खड़ा किया था। और ये सांप्रदायिक दंगों का मुख्य कारण था, जैसे कलकत्ता में हुआ, फिर नोआखली में हुआ और दूसरी जगह पे हुआ। पर यहाँ जम्मू में एक एडेड पॉइंट था कि वहाँ के राजा का खुद का एक समीकरण कि मुझे एक प्रकार का प्रांत चाहिए जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में ना हो। जी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो 3 विकल्प दिए गए थे। एक, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए,
एक या हिंदुस्तान में शामिल हो जाइए, और तीसरा विकल्प था कि आप चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। महाराजा हरि सिंह भारत में नहीं मिलना चाहते थे, वो पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते थे, वो अपने आप को स्वतंत्र संप्रभु रखना चाहते थे। और इस वजह से उन्होंने अपने राज्य में इस तरह की आबादी की संरचना बनाने की कोशिश की इस दंगे के जरिए, कि मुसलमानों की आबादी कम हो जाए ताकि उनका नियंत्रण और भी पुख्ता हो। तो एक उद्देश्य ये बहुत साफ नजर आता है। दूसरी बात यहाँ पर ये मैं जानना चाहूंगा पुनियानी साहब कि ये जो पूरा कत्लेआम का नरसंहार की प्लानिंग हुई, वो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि कैसे महाराजा ने अपने खास लोगों को इसमें लगाया, कैसे आरएसएस और दूसरे कुछ सिख संगठन भी जो सांप्रदायिक थे वो भी इसमें शामिल हुए, और वो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने पूरे जम्मू इलाके में ये कत्लेआम करवाया। तो कुछ अगर इसके बारे में जानकारी मिलती हो। वेद भसीन जो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर टाइम्स के एडिटर रह चुके हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च पेपर लिखा था, उसको सार्वजनिक भी किया था, उसमें भी कुछ जानकारियां इस मुतल्लिक दी गई हैं। देखिए, एक तो इसमें मेरे ख्याल से जो भी जानकारियां आज उपलब्ध हैं वो वेद भसीन की जर्नलिज्म की रिपोर्टिंग की सबसे मुख्य हैं, और दूसरी एक इलियास चट्टा थे, इलियास चट्टा, और कुछ ब्रिटिश और वेस्टर्न स्कॉलर्स ने उस पर काम किया है, उसके अलावा ज़्यादा ये नहीं है। और जहाँ तक महाराजा का सवाल था, महाराजा ने उस समय आरएसएस को निमंत्रण दिया, अकाली को निमंत्रण दिया कि आप इधर आइए, और वहाँ जो माहौल में मुख्य रूप से अकाली के भी जो सदस्य थे उन्होंने भी सक्रिय रोल निभाया, और ये हिंदू सांप्रदायिक संगठनों ने भी सक्रिय रोल निभाया। और उसमें शुरुआत तो दंगों में वैसी होती है कि कोई एक बहाना बना लिया। तो ख़ास तौर से जो गुज्जर मुसलमान जम्मू के पास रहते थे वो दूध का सप्लाई करने जम्मू आते थे, तो वहाँ से भी उन गुज्जर मुसलमानों को ट्रैवल में मारा गया। और उसके बाद से फिर से एक तो वही हुआ कि उनकी संपत्ति को जलाना, लूटना और सरेआम कत्लेआम करना। और खैर स्त्रियों के साथ तो जो दंगों में होता है वो तो सबसे भयावह है, उनमें तो दो प्रकार की हिंसाओं को सहना पड़ता है। उसमें जिसको कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ वायलेंस, जो वायलेंस का स्वरूप तो मेरे ख्याल से हर जगह पर वही रहता है कि जो अल्पसंख्यक है उसकी प्रॉपर्टी को जलाओ, लूटो, स्त्रियों पर अत्याचार करो, कत्लेआम करो, ये सब तो जम्मू में भयानक रूप से हुआ। मैं एक ही इस पर बात जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे मेरे ख्याल से दो ऐसे वायलेंस हैं जो अंडर रिपोर्टेड रहे। जैसे आपने कहा वेद भसीन के सिवा ज़्यादा इसका रेफरेंस मिलता नहीं है। ऐसे ही आप देखेंगे आसाम में नेल्ली में 1983 में जो वायलेंस हुआ था उसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और उस पर अभी रिसर्च कुछ पेपर्स आ रहे हैं पिछले 20-25 साल से, उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग मुस्लिम मारे गए थे उसमें। तो ये दो हैं जिसमें बहुत अंडर रिपोर्टिंग हुई। अब यहाँ मैं इसको तीसरी बात से जोड़ना चाहता हूँ, जो विभाजन, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में इसको मनाया जाए, तो आप तो खैर पत्रकार हैं, तो करण थापर का वो जो लेख था एशियन एज में, उसमें इन्होंने इस बात को सामने लाया। अब वो लेख अगर उपलब्ध हो तो उन्होंने इस पे और रिसर्च किया होगा, और उसके कारण उनके कॉलम को सस्पेंड कर दिया गया। पर ये भला हुआ आपकी चैनल का कि इसमें नीलू व्यास ने इनके साथ इंटरव्यू किया है जी, और उसमें उन्होंने स्पष्टता से बताया कि जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं सामने रखूंगा। और उसके कारण तो मैं एक और कुछ फॉलो कर रहा था, ये विभाजन विभीषिका के ऊपर हमने कार्यक्रम किया था, और हमें लग रहा था कि इस प्रकार के दिनों को मनाना ये एक बहुत गलत चीज़ रहेगी, इससे समाज में नफरत ही बढ़ेगी। और मैं बाद में देख रहा हूँ कि जो लोग लिख रहे हैं, जो सांप्रदायिक लोग लिख रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या बात कर रहे हैं कि देखिए कलकत्ता में इतनी किलिंग्स हुई, वो एक ही चीज़ को ज़्यादातर हार्प कर रहे हैं कि हिंदुओं को कितना नुकसान पहुंचा। तो ये जो निष्पक्ष नज़रिया चाहिए वो इसमें नहीं है। निष्पक्ष नज़रिए में देखें तो मुसलमान भी बहुत मारे गए, हिंदू भी बहुत मारे गए, सिख भी मारे गए। और ये तो मेरे बचपन की बात है, बचपन में हम यही कहानियाँ अपने फूफा चाचा मामा लोगों से इन बातों को सुनते थे। तो एक बात ये है, दूसरा ये बात है कि हम इन चीज़ों का अध्ययन कैसे करें। अब एक तो ये तरीका है कि भाई हिंदू मारे गए, और जो जिसकी तरफ इशारा हमारे प्रधानमंत्री का है। दूसरा कई दूसरे सभ्य देशों ने
इस प्रकार के दिन को एक सकारात्मक मोड़ दिया है। वो मोड़ ऐसा है कि उस समय क्या गलतियां थी जिसके कारण ये हुआ, जो गलतियां हमको नहीं दोहराना चाहिए। इसमें आप अगर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में एक आर्मिस्टिस डे है, अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे है, और न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार के दिन है। पर उनको वो एक सकारात्मक मोड़ देने की कोशिश करते हैं कि गलतियां हुई जिसके कारण हमारे लोगों का कत्लेआम हुआ, और ये गलतियों से हमको अपने आप को दूर रखना है। वो एक तरीके से इन दिनों को याद रखना चाहिए और उससे हम आगे सीख कर एक अच्छे रास्ते पर जाना चाहिए। जी, इसी घटना के बाद या इसी घटना के दौरान हम देखते हैं कि एक प्रतिक्रिया स्वरूप या फिर योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान कबायलियों को भेजता है और वो भी उसी तरह का कत्लेआम करते हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस समय पाकिस्तान के लियाकत अली खान, उन्होंने पूरी योजना बनाई और कबायलियों को हथियार बंद किया और उनको भेजा। दूसरी तरफ हरी सिंह को भी ये लग रहा था कि कोई साजिश हो सकती है पाकिस्तान की तरफ से उनकी सत्ता को उलटने का, तो वो अपनी सत्ता बचाने के लिए इस तरह के नरसंहार को अंजाम दे रहे थे। तो यहाँ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस तरह के बड़े नरसंहार दो स्थितियों में होते हैं। एक तो या तो सत्ता आंख मूंद ले, जैसा कि 84 के दंगों में हमने देखा कि जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं की, या आपने नेल्ली का जिक्र किया है, उस समय वहां हितेश्वर सैकिया की सरकार थी, उसने उसके मामले में उतनी मुस्तैदी नहीं बरती। और दूसरा हम महाराजा हरि सिंह का देखते हैं और गुजरात का नरसंहार देखते हैं, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सक्रिय रूप से दंगाइयों को मदद करती है और दंगे होने देती है, और वहां पुलिस और जो भी शासन प्रशासन है उनका साथ देती है। तो ये दो तरह से वायलेंस जो बड़े पैमाने पर होती है वो आयोजित की जाती है। इस पूरे जो पार्टीशन की जो हिंसा हुई है उसमें सत्ता के खेल को थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप इसको रेखांकित करें, ताकि सत्ता, क्योंकि सत्ता चाहे तो दंगे नहीं होंगे, ये एक सीधा सा सिद्धांत है। सत्ता कहीं ना कहीं शामिल होती है या आंख मूंद लेती है तभी होते हैं। तो ये सत्ता का खेल जो इस नरसंहार में हुआ उसके रूप को थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं इसमें यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीआईजी विभूति नारायण राय जो आपके कार्यक्रमों में आते हैं, उनका बहुत बेहतरीन रिसर्च है और वो कहते हैं अगर सरकार चाहे तो कोई भी दंगा 24 घंटे 48 घंटे के बाहर नहीं जा सकता, और सरकार आंख मूंद लेती है। जैसे आप गुजरात में देखिए, तो गुजरात में जो लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, वो पूरी अपनी बटालियन के साथ आए और उन्होंने जब एरोप्लेन से आ रहे थे तो देख रहे थे गुजरात में जगह जगह आग लगी हुई थी। प्रधानमंत्री के निवास पे गए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें रुकने का कहा, उन्होंने कहा रुक जाओ, और 3 दिन तक सेना इंतजार करती रही। 3 दिन तक उनको डिप्लॉय नहीं किया गया। ये उनके लेख में वो लगातार लिखते हैं। ये मैं एक ब्लैटेंट एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखिए, इसके दंगों के मूल में तो है नफरत, हेट तो फाउंडेशन है, और हेट के फाउंडेशन के ऊपर राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकते हैं। और जैसे हमारे बम्बई के 92-93 के जो वायलेंस हुए थे, उसमें भी आप देखिए कि सत्ता उस समय वो जो पुलिस फोर्स थी या बाकी लोग थे, श्री कृष्ण कमीशन ने, वो एक कमीशन है जो पूरी तौर से कमीशन था, उसने पूरा रेखांकित किया है कि पुलिस ऑफिसर्स ने कहाँ कहाँ अपनी ड्यूटी को फेल किया। अब इस आधार पे यहाँ लोगों ने कैंपेन भी चलाई, पर श्री कृष्ण कमीशन को लागू नहीं किया गया, खाना पूरी करके कर दिया गया, किसी का एक इंक्रीमेंट रोक दिया गया, किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया। उसके अलावा तो सत्ता का ये जो खेल है, इसमें यहाँ एक उदाहरण मैं भी देना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का जो ध्वंस हुआ उसमें उस समय कल्याण सिंह की सरकार ने जिस तरह से मिली भगत दिखाई, वहां सेंट्रल फोर्स खड़ी हुई थी, उसको कार्रवाई नहीं करनी थी। और वही कल्याण सिंह जो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर ये भरोसा दे चुके थे कि बाबरी मस्जिद को कुछ भी नहीं होने दिया जाएगा, उन्होंने बिल्कुल एक उदासीन भूमिका अख्तियार कर ली और कार सेवकों को जो चाहे करने दिया। इसके लिए उनको सजा भी हुई, 1 दिन की, प्रतीकात्मक थी। और आज जब उनकी मृत्यु हुई तो बड़े उनका गरिमापूर्ण ढंग से उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये एक विडंबना है हमारे राजनीति की, हमारे समाज की। जी, आगे आप। हाँ, नहीं, वही कल्याण सिंह के बारे में तो उनको जब 1 दिन की सजा हुई
तो उन्होंने इसको, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बैज ऑफ ऑनर, एक प्रतिष्ठा के रूप में लिया कि राम के काज में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और उनको फिर हिंदू हृदय सम्राट कहा गया। मैं बता रहा था कि येल यूनिवर्सिटी की एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी आई है, और येल यूनिवर्सिटी की स्टडी ये बताती है कि एक तो खैर जो दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं, पहला। दूसरा ये बताते हैं कि दंगे की पृष्ठभूमि में नफरत भरी है, ये तो हम अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। और दंगे करवाने के बाद जो पोलराइजेशन होता है, अब एक तो जम्मू का उसमें फिट दूसरा समीकरण था, पर ज़्यादातर जो देश भर में दंगे होते हैं वो पोलराइजेशन के बाद जो सांप्रदायिक पार्टी है वो पहले से या तो मजबूत हो जाती है या सत्ता पे आती है। और ये पूरा पैटर्न देख लीजिए, 1980 के बाद सांप्रदायिक दंगों का बढ़ना, सांप्रदायिक पार्टी का पहले से ज़्यादा पावरफुल होते जाना, और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के एक वातावरण को बनाए रखना जिसमें मेजॉरिटी को लगे कि ये माइनॉरिटी हमारे लिए खतरनाक है। यानी 80% मेजॉरिटी के लोगों को महसूस आप करा रहे हैं कि ये 14% लोग ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं और हमारा अस्तित्व नहीं टिकने देंगे। तो खैर, ये सांप्रदायिक दंगे मेरे ख्याल से हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कैंसर है। ये बहुत बड़ा कैंसर है और बहुत अभी एडवांस स्टेज पे चला गया है। उससे मुकाबला जो करना है उसके लिए मुझे एक लगता है कि जो नफ़रत फैलाई गई है उसी के कारण बाद में होते हैं, वो नफ़रत से मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। जी, मुझे लगता है कि अगर हम विभाजन विभीषिका दिवस मनाना भी चाहते हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, महाराजा हरि सिंह जैसे लोगों को, और उनको कलंक का एक उपाधि ऐसी देनी चाहिए जिन्होंने इस कत्लेआम को अंजाम दिया है। इन्हें महिमा मंडित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोग चुने जाने चाहिए जो पार्टीशन या दंगों के समय इस तरह की भूमिका में रहे हैं। ये भी एक कैंपेन होना चाहिए। हालांकि अब तो ये हो रहा है कि उनका सम्मान हो रहा है, बड़े बड़े मंचों पर उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा रहा है, तो हम समझ रहे हैं कि ये भी एक राजनीति का हिस्सा ही है। तो मुझे लगता है कि पुनियानी साहब, इसी नोट पर इस आज की बातचीत को जम्मू मैसेकर को चर्चा को हम खत्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का भी। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी गुजारिश दोहरा देना चाहता हूँ। पहली तो ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और समझें कि सत्ता का चरित्र क्या होता है, राजा महाराजा किस तरह की राजनीति करते थे। आम मुसलमान को या हिंदुओं को मारने में उन्हें कोई दर्द दुख नहीं होता था, बस उन्हें अपनी पावर चाहिए थी। और उसके लिए हमने देश के दूसरे जो हिस्सों में जो राजा महाराजा थे उनके बारे में भी आपसे बातचीत की। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि जम्मू मैसेकर के बारे में कुछ आपकी जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में उनको दर्ज कराएं ताकि आने वाली कड़ियों में हम उन पर बातचीत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।